नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू कैरियरवेल एप्लीकेशन। आप सभी का कैरियरवेल की एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। क्या क्लास लाइव हो चुकी है? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? तो फटाक से बताएंगे, फिर अपन आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज बायोलॉजी का ही क्लास है ना। वो बाय मिस्टेक लग गया, हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आज फिनिश करना है। आज और फिर फटाक से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना। नमस्ते भाई, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। श्वेता आ चुकी है, दीक्षा आ चुकी है, पंकज, राहुल आ चुके हैं, अजय आ चुके हैं, आर्यन राठौड़ आ चुके हैं, सुरविंद्र कुमार आ चुके हैं। चलो स्टार्ट करें अपनी। आज हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म करना है, बस छोटी सी क्लास अपनी 30-40 मिनट की। उसके बाद है ना। हाँ ठीक है, ओके, सब कुछ ठीक है। चलिए आइए। हाँ जी बच्चों, हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे। ये क्लास आपकी बायोलॉजी में डल जाएगी, केमिस्ट्री से बाय मिस्टेक लगी हुई, ठीक है। हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिए थे। देखो रिप्रोडक्शन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्या क्या स्टेजेस है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कैसे कैसे काम करता है, उसके कौन कौन से ऑर्गन है, फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन है, ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में कर ली थी, है ना। अब थोड़ी सी बात बची है, आज अपना ये चैप्टर फिनिश कर दे, नहीं तो बीच में अटका रहेगा, है ना बच्चों। इसलिए ये क्लास अभी शायद केमिस्ट्री में लगी है, लेकिन बाद में वो बायोलॉजी में अपलोड करवा दूंगी मैं, है ना। चलिए, क्या बच्चों हमें क्या पढ़ना है, आपको याद है ना, मैंने कहा था फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 6 नंबर पे जो ऑर्गन आया था उसको हमने बोला था मैमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स हिंदी में बोलते हैं बच्चा दूध बनाने वाली ग्रंथियां। यहां से 2 क्वेश्चन बचे हुए थे, पहले तो ये करेंगे, फिर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे और अपना ये चैप्टर फिनिश कर देंगे आज, है ना। दूध बनाने वाली ग्रंथियां, मेमरी ग्लैंड्स के बारे में थोड़ी बात करना हम रह गए थे पिछली क्लास में। तो फटाक से लिखेंगे, क्या मेमरी ग्लैंड्स कहाँ होती है? चेस्ट में होती है, ओनली फीमेल मैमल्स में होती है। और बच्चों कितनी? तो 1 पेयर होती है। इनका काम क्या होता है? दूध बनाना। इनका काम क्या होता है? मिल्क फॉर्मेशन का, दूध बनाना। और लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था माँ के दूध का नाम हम क्या देते हैं? माँ अपने बच्चे को लालन पोषण के लिए शुरुआती के 6 महीने में जो दूध पिलाती है उस दूध को हम क्लोस्ट्रम कहते हैं। और मैंने ये भी पढ़ाया था माँ के दूध में क्या नहीं होता। हाँ, माँ के दूध में क्या नहीं होता, तो मैंने ये भी पढ़ाया था कि माँ के दूध के अंदर किसका अभाव रहता है, किसकी कमी रहती है? विटामिन सी की कमी रहती है। अब बच्चों इस दूध को बनाने में एक हार्मोन काम आता है, बस ये चीज पढ़ानी बाकी रह गई थी। उसके बाद हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे और ये चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा। दूध को बनाने वाला हार्मोन कौन सा होता है अगर आपसे पूछे, तब आपका आंसर होगा पीएच हार्मोन। ये पीएच वो वाला पीएच नहीं है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन नहीं है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन नहीं है। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, क्योंकि यहां से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं बच्चा। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। सेम नाम है बच्चा हिंदी में, प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो एग्जाम में आता है दूध बनाने, ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही हिस्सा है, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क फॉर्मेशन का काम करवाता है बच्चा। ये दूध बनाने में हेल्प करता है, दूध को बनाने में सहायक होता है। ये मिल्क फॉर्मेशन का काम करेगा, ये दूध बनाता है ना। कब? जब कोई माँ अपने बच्चे को जन्म दे देती है उसके बाद मिल्क फॉर्मेशन का काम करता है। अब इस दूध को बाहर निकालने का काम कौन करता है? तो वो एक दूसरा हार्मोन होता है जिसे बोलते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। दूसरा कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसका काम होता है मिल्क इजैक्यूलेशन। इजैक्यूलेशन का मतलब बच्चा बाहर निकालना, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? बने हुए दूध को बाहर निकालने का काम करता है, ताकि बच्चा फिर उस दूध को पी के बच्चे का लालन पोषण हो। तो ये दूध मिल्क इजैक्यूलेशन यानी कि दूध को बाहर निकालने का काम करता है बच्चा, राइट। दूध को बाहर निकालना कैसा? तो फीमेल के जो चेस्ट में क्या होती है बच्चा? पतली पतली डक्ट्स होती हैं जहां पे दूध आता है। उन डक्ट्स को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, जिससे दूध बाहर की तरफ निकले। तो एग्जाम में आ जाए कि मेमरी ग्लैंड्स किस में होती है? ओनली फीमेल्स में होती है, लड़कियों में होती है। कितनी? 1 पेयर। काम क्या होता है? दूध बनाना। अब दूध बनाने में सहायक हार्मोन कौन सा है? ये आ जाए तो आप करके आओगे प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध बनाता है बच्चों। अब उस दूध को बाहर निकालने का काम किसका होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का होता है। अब मैं आपको 2 चीजें पढ़ाने जा रही हूं, बहुत ध्यान से सुनना।
आपको याद है ना, लास्ट क्लास में मैंने एक चीज पढ़ाई थी बच्चों। क्या चीज पढ़ाई थी? कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। पढ़ाई थी ना बच्चा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? पी से प्रोजेस्टेरोन, पी से प्रेगनेंसी, जिसको गर्भाधारण वाला हार्मोन कहते हैं। और यही हार्मोन जो होता है वो लड़कियों की प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने का काम करता है ना? अब मैंने कहा था कि अगर किसी महिला में प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन कम हो जाए, अगर प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाए, तो क्या हो जाएगा बच्चा? उसका गर्भपात हो जाएगा, बच्चा अबॉर्ट हो जाएगा, है ना? यानी कि उसका मिसकैरेज वगैरह, बच्चे की डेथ हो सकती है ना? यानी कि प्रेगनेंसी उसकी खतरे में आ सकती है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, ठीक ऐसे ही, ठीक है, ठीक ऐसे पूछा जाता है, राइट? कि कौन से हार्मोन की कमी से प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं रहती है, बच्चे की जान खतरे में आ सकती है, मिसकैरेज हो सकता है, बच्चा मर सकता है, तो वो प्रोजेस्टेरोन है। अब बच्चों ये देखो, प्रोजेस्टेरोन जैसे ही कोई लड़की मां बनने वाली है, यानी कि उसने कंसीव कर लिया है, तो तभी उसमें बनना शुरू हो जाता है और अगले 9 महीने पूरा का पूरा प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होता है। ये ऑक्सीटोसिन पता है कब बनना शुरू होता है? जब कोई लड़की मां बन रही है, 9 महीने का गेस्टेशन पीरियड होता है लड़की का, तो 7th मंथ के बाद इसका सिक्रेशन ज्यादा होता है बच्चा, क्योंकि अब धीरे 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 गेस्टेशन पीरियड खत्म होने वाला है, 9 महीने होने वाले हैं। ये माँ अपने बच्चे को जन्म देगी तो उसको दूध बाहर निकालना है, दूध पिलाना है, तो ये कब निकलता है बच्चा? ये आप बताओगे 7वें महीने के बाद इसका सिक्रेशन बढ़ जाता है, राइट? अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। यही ऑक्सीटोसिन क्या करता है? लेबर पेन को कम करता है। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था ना मेरे से लास्ट क्लास में, है ना? लेबर पेन को कम करता है। मैम ये लेबर पेन क्या होता है? प्रसव पीड़ा। जब कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, जन्म के समय माँ को जो दर्द होता है, उसी दर्द को लेबर पेन कहते हैं, उसी को प्रसव पीड़ा कहते हैं बच्चा। कैसे? तो आपको लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था कि यूट्रस का जो माउथ है उसको हम क्या बोलते हैं? सर्विक्स। सर्विक्स की ओपनिंग होती है, बच्चा बाहर की तरफ निकल आता है ना? वेजाइना से होता हुआ, योनि से होता है, बच्चा बाहर जन्म हो जाता है बच्चे का। तो ये क्या करता है? ये बच्चा लेबर पेन को कैसे कम करता है वो सुनो। तो जो सर्विक्स होता है ना, उसके अंदर की तरफ मसल्स होती है, मांसपेशियां होती हैं। देखो इस फोटो में देखो, ये सर्विक्स है ना, ये वाला, यहाँ पे मसल्स होती है, इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, इनमें स्वेलिंग पैदा कर देगा, और ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चा जो है उसका सर यहाँ से होता हुआ बाहर की तरफ ऐसे धकल जाता है। तो अगर बच्चा ये ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन कम हो जाए, आप समझिए कब? एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, बच्चे का जब जन्म हो रहा है उस समय ऑक्सीटोसिन का अमाउंट कम हो गया, तो यहां से ये मसल्स अच्छे तरीके से संकुचित नहीं होंगी, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, सर्विक्स की प्रॉपर ओपनिंग नहीं होगी, तो इस बच्चे को बाहर निकलने में प्रॉब्लम होगी, बच्चे का सर भी फट सकता है। बहुत बार देखा होगा आपने, आजकल तो बच्चे को वैक्यूम से ऐसे खींच के निकालने लग गए है ना, देखा होगा आपने हॉस्पिटल वगैरह में, राइट? तो मेरे कहने का मतलब क्या है, ये क्या करता है? ये जब मां अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है उस समय लेबर पेन को कम करता है। कैसे? तो यूट्रस का जो मुंह है, सर्विक्स, उसके अंदर की मांसपेशियों को कॉन्ट्रैक्ट करवाने का काम करता है ताकि बच्चा आसानी से बाहर चला जाए। अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा मसल्स में तो मां को बहुत ज्यादा दर्द होगा। इसका मतलब इस हार्मोन की कमी से लेबर पेन ज्यादा आ सकता है। जी हाँ, अब मैं जो अगला पॉइंट बढ़ाने जा रही हूं वो ध्यान से सुनो। मैंने कहा ऑक्सीटोसिन हार्मोन ज्यादा कब निकलना चाहिए? 7वां, 8वें, 9वें महीने, इनमें। लेकिन अगर मान लो ऑक्सीटोसिन ज्यादा निकल गया पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, तो आप सोचिए बच्चे का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कितने महीने में होता है? 9 महीने में। अब दूसरे तीसरे महीने में ही ऑक्सीटोसिन ज्यादा हो गया, अब क्या होगा? सर्विक्स की ओपनिंग हो जाएगी, बच्चा बाहर निकल जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा, राइट? तो ये बीपीएससी के पेपर का क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रही हूं बच्चा, ठीक है? ध्यान से सुनना। शुरुआती महीने में प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा चाहिए, बच्चा हेल्दी रखना है, प्रेगनेंसी हेल्दी रखनी है, तो अगर शुरुआती महीने में, पहले, दूसरे, तीसरे महीने में ऑक्सीटोसिन ज्यादा निकल गया, सर्विक्स का मुंह ओपन हो गया, बच्चा बाहर निकल गया, मिसकैरेज हो गया, राइट? तो एग्जाम में आता है कौन सा हार्मोन जो प्रेगनेंसी में पहले निकल जाता है जिसकी वजह से मिसकैरेजेस हो सकते हैं, तो वो हार्मोन ऑक्सीटोसिन होता है। ऑक्सीटोसिन शुरुआती में नहीं निकलना चाहिए। आगे बच्चा समझ में ये क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे? दूध बनाता कौन सा हार्मोन है, प्रेगनेंसी को मेंटेन कौन सा रखता है, और
कौन सा हार्मोन लेबर पेन को कम करता है? दूध को बाहर कौन निकालता है? और पूछ ले आपसे कौन सा हार्मोन है जो अगर पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे महीने में ज्यादा निकल जाए, जिसकी वजह से गर्भपात, मिसकैरेज हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीटोसिन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, शायद मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको कर दिए हैं। और इसी के साथ हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म। अब हमें लास्ट चीज पढ़नी है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। हिंदी में बोलते हैं मासिक धर्म चक्र, मासिक धर्म चक्र। ठीक है बच्चा, क्या होता है? इसको आम भाषा में पीरियड्स के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एमसी भी बोलते हैं। राइट बच्चों, क्या होता है मासिक धर्म चक्र? हर महीने मैंने आपको पढ़ाया था लड़कियों में क्या बनते हैं, एग बनते हैं, एग या ओवा बनते हैं, है ना बच्चा? हर महीने किसी भी लड़की के, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एग बनते हैं, ओवा बनते हैं। तो ये एग बन जाते हैं तो इन्हें बनते कहाँ है? ओवरी में, अंडाशय में। ये एग बाहर निकालने के लिए जो 4 से 5 दिन खून निकलता है, ब्लीडिंग होती है, उसी को मेंस्ट्रुअल फ्लो कहा जाता है। और इस साइकिल को जो हर महीने चलती है, इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म चक्र कहा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिनों की होती है? 28 डेज करके आने हैं, 28 करके आना है, 30, 31 मत कर देना, गलत हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना माना जाता है? 28 डेज का माना जाता है बच्चा, 28 डेज। हाँ, ऑप्शन में आएगा 28, 29, 30, 31, 28 करके आना। 28 दिनों को ही जो साइकिल होती है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। अब होता क्या है इसमें, ध्यान से सुनना। मान लो ये 28 दिन की साइकिल है, ये पहला दिन है, और ये 28वां दिन है महीने का, आखिरी दिन। इसके हिसाब से वैसे तो महीना 30 से 31 तारीख का भी होता है ना। होता क्या है, पहले से लेकर 14 दिनों तक, 14 डेज तक क्या बच्चा? एग फॉर्मेशन होता है। लड़कियों की ओवरी में क्या बनते हैं? एग्स बनते हैं, एग फॉर्मेशन होता है। और एग बनना क्या कहलाता है? oogenesis कहलाता है। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था। इस 28 दिन की साइकिल में पहले दिन से लेकर 14 डेज तक एग बने हैं, यानी कि oogenesis होता है। और oogenesis कितने दिनों में होता है बच्चा? एग फॉर्मेशन कितने दिनों में होता है? आप बता दोगे? oogenesis है ना, अंडा बनना या ओवा बनना, डिंब बनना, कितने दिनों में? इन 14 डेज में एग बनता है। कहां पर एग कहां बनते हैं बच्चा? ओवेरीज में बनते हैं, अंडाशय में बनता है। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, एक महीने में एक अंडा लेफ्ट वाली ओवेरी से बनता है, फिर दूसरे महीने में राइट वाली से। ये रही ओवेरी, तो यहां पर एक अंडा बन के यहां पर 14 डेज में बनेगा। इस महीने मान लो इससे बन गया, अगले महीने यहां से बन गया। लेकिन जरूरी नहीं है एक ही अंडा बन के बाहर निकले, कभी कभी यहां से 2 निकल जाएंगे, कभी कभी दोनों से 2 निकल जाएंगे। तो उस समय ट्विंस बेबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जुड़वा बच्चे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है बच्चा, कभी कभी तो आपने सुना होगा, अभी पाकिस्तान में एक महिला ने 6 बच्चों को जन्म दिया एक साथ, तो 6 अंडे निकल के आ गए भाई उसके, है ना। तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जनरली क्या होता है, एक ही बच्चा पैदा होता है, आप ये कह सकते हो ना। आई बात समझ में? तो अब क्या होगा, 14 डेज के बाद 14 दिन तक अंडे बन गए। अब 14 दिन के बाद कौन कौन सा दिन, मैं पिंक कलर के पेन से चला रही हूं। अब 14 दिन के बाद क्या होगा, 14वें दिन के बाद 15वें 16वें दिन, इनको कहा जाता है ओव्यूलेशन पीरियड। ओव्यूलेशन का मतलब होता है अंडोत्सर्जन, मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में। इसका मतलब होता है अंडा बाहर निकल के आ गया ओवेरी से। 15वें और 16वें 17वां दिन भी इसमें काउंट कर लेते हैं कभी कभी, ठीक है। 14वें दिन के बाद 15वां 16वां 17वें दिन होते हैं ना, इनको ओव्यूलेशन पीरियड कहा जाता है किसी भी लड़की की मेंस्ट्रुअल साइकिल का। अब इन दिनों में क्या होता है, इन दिनों में अंडा जो होता है वो यहां से निकल के फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। ऐसे मान लो जनरली एक ही अंडा आता है, मैंने कहा ना एक ही बच्चा होता है। अब 2 आ गए तो भाई 2 बच्चे हो जाएंगे, 3 आ गए तो 3 बच्चे भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। हाँ ठीक है। अभी जयपुर में हमारे 4 बच्चों को जन्म दिया एक माँ ने, चारों बच्चे हेल्दी है ना बच्चों। अब क्या होगा, यहां पर अंडा 14 दिन बना था, बन के 15वें दिन में यहां अंडा आ गया। अब अगर 15वें 16वें 17वें दिन ओव्यूलेशन डेज कहलाते हैं ये किसी भी महिला के, अगर इस महिला
ने सेक्सुअल इंटरकोर्सेस करा तो यहां से स्पर्म्स आ जाएंगे, यहां से स्पर्म आएंगे और आके यहां पर क्या हो जाएगा, इस अंडे के साथ जुड़ जाएंगे, अंडे का फ्यूजन कर देंगे और क्या बन जाएगा, जाइगोट। जाइगोट से ये महिला प्रेग्नेंट हो जाएगी। अगर क्या हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्सेस हुआ, कब, ओव्यूलेशन डेज में। तो ये वो हाईएस्ट पीक वाले दिन होते हैं जहां पर कोई भी महिला होती है वो कंसीव कर सकती है, वो प्रेग्नेंट हो सकती है। कब, जब उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 15वें, 16वें, 17वें, 18वें, ये 3-4 दिन डॉक्टर हाई रिस्क वाले ओव्यूलेशन डेज बोलते हैं इनको। तो अगर इन दिनों में स्पर्म्स की एंट्री हो गई, कब, तो थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के थ्रू अगर स्पर्म्स आ गए तो ये वो स्पर्म क्या करेगा, एक अंडा मिलेगा तो एक को फर्टाइल कर देगा, तो एक बच्चे को जन्म देगी मां आगे चलकर। दो स्पर्म आए, 2 अंडे मिल गए उसको। हो सकता है ये दोनों यही मिल गए, या हो सकता है ये दोनों ऐसे मिले, ऐसे, एक इधर वाली फैलोपियन ट्यूब में, एक इधर वाली फैलोपियन ट्यूब में, तो वो 2 बच्चों को जन्म देगी, ट्विंस बेबी हो जाएंगे। 3 होंगे तो 3 हो जाएंगे, है ना बच्चा। आ रही मेरी बात समझ में। तो होगा क्या कि मैम आप ये कहना चाह रहे हैं 14, 15, 16, 17, हाँ जी, ये ओव्यूलेशन डेज कहलाते हैं। इन दिनों में किसी भी महिला का प्रेग्नेंट होने का चांसेस ज्यादा रहता है, ठीक है। अब अगर मान लो कि नहीं आया, स्पर्म्स की एंट्री नहीं हुई, सेक्सुअल इंटरकोर्सेस नहीं हुए इन डेज में, राइट, या प्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्सेस हो गए, तो क्या होगा बच्चा। अब 17 दिन के बाद, 17वें दिन के बाद, 16वें या 17वें दिन के बाद क्या होगा वो सुनो बच्चा। 15, 16, 17 दिन तक तो वेट किया था अंडे ने कि स्पर्म्स आ रहे हैं, तो भाई ठीक है, हमें फर्टिलाइजेशन करना है। लेकिन अब स्पर्म्स नहीं आए तो क्या होगा, 16-17 दिन के बाद बच्चा अब क्या होगा, अगले 17वें दिन से लेकर 28 दिन के बीच में यहां पर क्या होगा, तो सुनो बच्चों, यही अंडा जो है ना वो यहां से यूट्रस से होता हुआ ऐसे यहां जाएगा, और यूट्रस की जो दीवार होती है ना, वो यूट्रस की दीवार में स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। गर्भाशय की दीवार मैंने पढ़ाया था, एंडोमेट्रियम लेयर है ना, यूट्राइन लेयर कहते हैं उसको, जिसको है ना, वो दीवार के अंदर स्वेलिंग शुरू हो जाती है और इस अंडाशय की दीवार में यहाँ पे ब्लड वाले टिश्यूज होते हैं, खून वाले टिश्यूज होते हैं। अगर ये एग यहां से फर्टाइल होके आया था स्पर्म्स के थ्रू, तब तो ये खून इस एग को जाएगा और ये इसी खून से, इसी न्यूट्रिशन से क्या होगा, वो बच्चा क्या होगा, पूरा का पूरा 9 महीने उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, वो जाइगोट आगे बच्चे में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अब ये अंडा फर्टाइल होके आया ही नहीं है, तो क्या होगा बच्चा, तो क्या होगा, यहां से अब अगले कितना 16-17 दिन के बाद क्या होगा, देखो 16-17 दिन के बाद जो यूट्रस की क्या होती है, यूट्रस की लाइन होती है, गर्भाशय की जो दीवार होती है ना, कौन सी, एंडोमेट्रियम लेयर, मैंने पढ़ाया था, ठीक है, आप लिख दो, यूट्रस की लेयर्स के अंदर क्या होगी, स्वेलिंग होगी, सूजन होगी, और सूज के क्या हो जाती है, उनके अंदर ब्लड टिश्यूज होते हैं, और वो टिश्यूज की जो बाहर की लेयर होती है उनमें भी स्वेलिंग आ जाती है, उनमें प्रेशर पड़ता है, और क्या होगा बच्चा, जैसे ही 28 दिन होंगे यहां की लेयर के टिश्यूज फट जाएंगे और ये अंडा किसके साथ, ब्लड के साथ, खून के साथ यहां से बाहर निकलेगा। अगले 4 दिन तक ब्लीडिंग होगी इस लड़की को, इसी को मेंस्ट्रुअल फ्लो कहा जाता है, इसी को मेंस्ट्रुअल फ्लो कहा जाता है। तो क्या होगा बच्चा, अब यहां से देखो 16-17 दिन के बाद वो अंडा यूट्रस की लाइन के पास आया, यूट्रस की लाइन में क्या आ गई, लेयर क्या होगी, सूजन आ गई, और वहां के जो ब्लड टिश्यूज हैं, जो ब्लड वाले क्या है, टिश्यूज उत्तक हैं, उनमें भी सूजन आ जाएगी और वो फट जाएंगे, और फटने के बाद 28 दिन के बाद 3 से 4 दिन तक क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, और उसी ब्लीडिंग में एग भी रिलीज हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और इसी ब्लीडिंग को मेंस्ट्रुअल फ्लो कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो कहा जाता है, मासिक धर्म चक्र वाला फ्लो कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। अब मैम क्वेश्चंस क्या क्या बने, है ना, उसकी बात कर लेते हैं। आपसे पूछेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है, 28 दिन की होती है। आपसे पूछेगा oogenesis को होने में कितना टाइम लगता है, पहले से 14 दिन oogenesis होता है, अंडा बनता है। 15वें, 16वें, 17वें दिन को क्या कहा जाता है, ओव्यूलेशन डेज कहा जाता है। अंडा बाहर आ जाता है कहां पे, फैलोपियन ट्यूब में।
अंडवाहिका नली में क्या करता है, इंतजार करता है स्पर्म का, और उसके बाद 17वें दिन के बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ अंडे का, अगर स्पर्म्स की एंट्री नहीं हुई महिला के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो बाद में अगले दिनों में क्या होता है, यूट्रस की जो दीवार होती है उसके अंदर स्वेलिंग आती है, सूजन आती है, और उसके पास ब्लड टिश्यूज होते हैं, वही ब्लड टिश्यूज फट जाते हैं, और फटने से अगले 28 दिन के बाद 3 से 4 दिन मेंस्ट्रुअल फ्लो निकलता है, ब्लीडिंग निकलता है, उसी में अंडा बाहर निकल जाता है, अंडा बाहर निकल जाता है। तो ये क्वेश्चंस है। अब मैम ये मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी भी लड़की की सबसे पहले कब शुरू होती है? सबसे पहले जब स्टार्ट हुई, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? आप बोलोगे उसे मेनार्की कहा जाता है इंग्लिश में। इंग्लिश में मेनार्की, हिंदी में रजो दर्शन कहा जाता है। जब कोई महिला को फर्स्ट टाइम पीरियड्स आते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, कब? तो वो 11 से 13 साल के बीच में कभी भी हो सकती है। प्यूबर्टी एज शुरू होना इसी को कहते हैं। और जब लास्ट आएगा, अब कब बंद हो गया? 50-55 साल के बाद महिला की मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, जिसे मीनोपोज कहा जाता है। पोज हो गया, रुक गया, है ना, जिसे क्या कहा जाता है? मीनोपोज कहा जाता है, और हिंदी में कहते हैं रजोनवृति हो गया। रजोनवृति कब? तो कोई महिला जब 50-55 साल की हो जाएगी तो उसमें ये अंडा बनना बंद हो जाते हैं, तो ये मेंस्ट्रुअल फ्लो भी बंद हो जाता है उसका। तो ये क्वेश्चन आते हैं, किसी भी लड़की का मेंस्ट्रुअल साइकिल पहली बार हुआ तो उसे क्या बोलते हैं? मेनार्की। लास्ट वाली को क्या बोलते हैं? मीनोपोज हो गया। मीनोपोज के बाद अब क्या? अब अंडा ही नहीं बन रहा है, तो ये महिला मां नहीं बन सकती, है ना, अब ये महिला मां नहीं बन सकती। ओके बच्चों, तो ये याद रखिएगा, ये मेनार्की है, ये मीनोपोज है, ये क्वेश्चन। अब बच्चों कुछ हमारे समाज में अलग अलग तरीके की अवधारणाएं होती हैं कि जब कोई महिला मेंस्ट्रुअल फ्लो वाले डेज में होती है, यानी पीरियड्स में, पीरियड्स किसको बोलते हैं? तो ये 4 दिन जो ब्लीडिंग होती है ना एग को रिलीज करने के लिए, इसी को पीरियड्स कहा जाता है, इसी को पीरियड्स। राइट मैम, क्या 17 दिन के बाद भी एग फर्टाइल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैंने बोला हाई रिस्क चांसेस वाले डेज 15, 16, 17 होते हैं। राइट, मैंने ये कहा, है ना। तो बच्चों हमारे समाज में अलग अलग अवधारणाएं होती हैं कि महिला जो है जब उसके पीरियड्स आते हैं तो वो अचार को छू लेती है तो अचार खराब हो जाता है। मतलब बहुत अलग अलग टाइप की थॉट्स होती हैं। जो लड़कियां होंगी वो मेरी बात को शायद समझ रही होंगी। उनको अलग कमरे में रख दिया जाता है कहीं कहीं पर, तो और उनको मतलब मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है। अब मैं इन सब पे ज्यादा बात नहीं करूंगी, सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं। बस मैं ये बात बोलूंगी कि लोग मानते हैं कि जब पीरियड्स आते हैं किसी महिला के 4 दिन, तो उन दिनों में वो क्या हो जाती है, मतलब वो अशुद्ध हो जाती है, इम्प्योर हो जाती है ना, ऐसा मानते हैं ना। अब मैं आपको एक इसका साइंटिफिक रीजन देती हूँ। बच्चों आप मुझे ये बताओ, महिला अगर वो 4 दिन इम्प्योर, आप बोलते हो उसको कि वो इम्प्योर हो जाती है क्योंकि उसको ब्लीडिंग हो रही है। अब खुद सोचिए, अगर इसी महिला को जब ये प्रेग्नेंट होगी, है ना, प्रेग्नेंट होगी, तो बच्चा क्या होगा? यही खून, जो खून अभी बाहर निकल रहा है यहां से, जिसको आप पीरियड्स कह रहे हो, जिसको आप बोल रहे हो कि अभी इसको छूना नहीं, किसी भी चीज को, खराब हो जाएगी कोई चीज, है ना, इम्प्योर होगी ये लड़की 4-5 दिन के लिए। तो आप मुझे ये बताइए, अगर ये लड़की इन दिनों में इम्प्योर है, इसी खून को, ये खून बाहर निकला तो वो इम्प्योर होगी, और यही खून जब यहां रह के बच्चे के पास जा रहा था और बच्चा बनने में हेल्प कर रहा था, इंसान का बच्चा यहाँ पे इस यूट्रस के अंदर है और इस बच्चे को बनने के लिए खून दिया, तब क्या ये महिला इम्प्योर नहीं हुई? तब क्या ये महिला इम्प्योर नहीं हुई? आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कोई आपसे पूछे तो ये बोलना कि यही खून जो बाहर निकल रहा है, यही खून क्या यहाँ पर इस बच्चे को, इस बच्चे का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, आपको पढ़ाया था ना, प्लेसेंटा से खून आता है, खून से ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, सब कुछ खून से पहुंच रहा है। तो एक बच्चा, आप में सब लोग ऐसे बने हैं, इसी नेचुरल प्रोसेस से बने हैं। तो बच्चा, ये सृष्टि चल रही है किससे, है ना, इंसान, मैंने बोला सबसे बुद्धिमान जीव है, तो हम लोग इस सृष्टि को, इस दुनिया को चला रहे हैं, हम इंसान, हम सबसे इंटेलिजेंट एनिमल्स हैं, और हमसे सृष्टि चल रही है। तो इस सृष्टि को बनाने वाली कौन? एक महिला, उसका एक नेचुरल प्रोसेस है। ये कैसे इम्प्योर हो सकता है? अगर ये मेंस्ट्रुअल फ्लोस निकलने से कोई महिला अगर इम्प्योर हो गई है, तो आप सब लोग इम्प्योर हैं, हम सब लोग इम्प्योर हैं, हम इंसान के बच्चे सब इम्प्योर हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा, इसी खून से तो आप बने हो, इसी खून से आप बने हो, इसी खून से मैं बनी हूं, सब इसी से बने हैं। इट इज ए नेचुरल प्रोसेस,
तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब बोलने की बातें होती है ना। अब ये पुराने जमाने से चली हुई आ रही है, हो सकता है किसी को मेरी बात बुरी भी लग सकती है। हाँ, कोई कोई क्या करता है, वीडियो कट करके यूट्यूब पर डाल देता है, मैम ने ऐसा बोला है ना। मैं किसी धर्म को, किसी जाति को कुछ भी नहीं बोल रही हूँ कि मैं किसी ने क्या बोला। मैंने एक साइंटिफिक रीजन दिया है कि बच्चा, अगर हम मानते हैं कि ये लड़कियां ऐसे इस तरीके से क्या है इम्प्योर मान रहे हो, तो बच्चा उससे हम सब इम्प्योर हैं, हम सब इम्प्योर हैं, हम में से कोई भी प्योर नहीं है फिर, राइट। तो ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं यहां से। अब एक दो क्वेश्चन और सुनाते आपको बताती हूँ। स्पर्म्स की एंट्री होती है तो क्वेश्चन आता है, महिला के मतलब इस लड़के के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म्स आ जाते हैं तो वो कितने घंटे के लिए एक्टिव रहते हैं। तो फीमेल के बॉडी में स्पर्म्स 72 आवर्स के लिए एक्टिव रहते हैं बच्चा, 72 घंटे के लिए एक्टिव रहते हैं। यहां पर 72 आवर्स के तक स्पर्म्स क्या होते हैं, एक्टिव रहते हैं, और उसके बाद स्पर्म्स क्या हो जाते हैं बच्चा, ऑटोमेटिकली डेड हो जाते हैं और इसी रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म्स कितने घंटे तक एक्टिव रहते हैं, जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो वो कितने घंटे तक, तो आप बताओगे 72 आवर्स तक। उसके बाद वो स्पर्म्स ऑटोमेटिकली डेड हो जाते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं। ओके, अब बताओ, अब किसी का मुझे कुछ नहीं कहना है इस पॉइंट पर, बिल्कुल नहीं कहना है। हाँ, मैं भी कुछ ठीक है, आपको भी कुछ नहीं कहना, कोई बात नहीं है ना। मैम, लड़कियों की मेंस्ट्रुअल साइकिल में इमोशनल चेंजेस आते हैं, बिल्कुल आते हैं बच्चा। हार्मोन्स ही आपके देखो, दो तरीके से हमारे बॉडी में इमोशंस कंट्रोल होते हैं, एक ब्रेन से और एक हार्मोन्स के थ्रू। अब जब ये पीरियड्स हो रही है इस समय, कितने सारे हार्मोन्स होते हैं जो ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। तो हार्मोन से ऊपर नीचे हो रही होते तो बिहेवियर में चेंज आता है। और ये जब यूट्रस की दीवार फटती है ना, यहां से ब्लड निकलता है, तो बेटा बहुत पेन होता है लड़कियों को। जब दर्द हो रहा है तो एक तो दर्द, ऊपर से हार्मोन्स ऊपर नीचे इम्बैलेंस चल रहे हैं हार्मोन्स, जिसकी वजह से लड़कियों में चिड़चिड़ापन आता है ना। बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाती हैं 3-4 दिन तक, बहुत मूड अच्छा नहीं रहता है। बिल्कुल सही है, ये नेचुरल चीजें हैं। अगर किसी लड़के के साथ ज्यादा हो रहा है तो वो भी नॉर्मल है, इट्स नॉर्मल। आप लोगों का काम होता है कि उस समय और लड़कियों को ना चिड़चिड़ाए, ठीक है। आपको सपोर्ट करना चाहिए मेंस्ट्रुअल डेज में लड़की को, वही एक अच्छा इंसान होता है, राइट। क्योंकि यहाँ के टिश्यूज फट रहे हैं, आप सोचिए, फटेंगे टिश्यूज तो एक तो पेन, ऊपर से हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं इनको फाड़ने के लिए टिश्यूज को, है ना। और यहाँ से क्या आपके एस्ट्रोजन हार्मोन ऊपर नीचे हो रहा है, तो मूड, चिड़चिड़ापन आना, है ना, दर्द होना, साथ में वॉमिटिंग, कुछ कुछ लड़कियों को उल्टियां हो जाती हैं, कुछ कुछ लड़कियों को चक्कर आ जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, जिनको ज्यादा पेन होता है। इट्स नॉर्मल, ये सबके साथ होता है, कोई ज्यादा नहीं है ना। तो नाराज हो रही हैं तो प्लीज उन दिनों में आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। और आप सोचिए, आप इसी प्रोसेस के थ्रू आप बने हैं, तो आपको इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके बच्चों, हाँ ठीक है। तो ये यहां से बनने वाले क्वेश्चंस थे। क्या क्या सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए बच्चा, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। और इसी के साथ, हाँ, ये मीनोपॉज, मेनार्की, सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और स्पर्म कितने दिन तक एक्टिव, कितने घंटे तक एक्टिव रहते हैं, वो आपको याद रखना है, 72 आवर्स तक एक्टिवेट रहते हैं। ओके बच्चों, हाँ मैंने कहा ना ट्विन प्रेगनेंसी कैसे होती है। देखो, मैंने कहा जनरली लड़कियों के अंदर ओवेरी से एक ही अंडा 1 महीने में रिलीज होता है। लेकिन अगर कभी इस ओवेरी से 2 निकल गए और 2 स्पर्म ने अलग अलग दोनों अंडों को फर्टाइल कर दिया, 2 बच्चे पैदा होंगे, ठीक है। अगर बच्चों यहां से भी आ गया, यहां से भी आ गया, दोनों ओवरी से एक स्पर्म इधर गया, एक स्पर्म इधर गया, दोनों ने फर्टिलाइजेशन किया, तो भी हो सकती है ना ट्विन प्रेगनेंसी। अब 3 निकल आते हैं तो 3 पैदा हो जाते हैं। मैंने कहा ना, अभी हमारे जयपुर में 4 बच्चों को जन्म दिया था एक लड़की ने, ठीक है। तो ये हो सकता है, लेकिन ये रेयर होता है। नॉर्मली कितना होता है, एक ही बच्चा पैदा होता है ना। नॉर्मली एक बच्चा पैदा होता है। ट्विंस भी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं आइडेंटिकल, एक होते हैं नॉन आइडेंटिकल। आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं, हम सुनिए बच्चा, आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब तो या 2 लड़कियां होंगे, 2 लड़के होंगे, है ना। और नॉन आइडेंटिकल मतलब क्या, और दोनों एक जैसे होते हैं दिखने में, शकल उनके मिलते हैं, एक जैसे होते हैं। नॉन आइडेंटिकल में क्या होता है, एक लड़का एक लड़की हो सकता है और दोनों एक जैसे में दिखने में नहीं होते हैं, है ना। खैर, ये तो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। ओके बच्चों, मैम पेन की टैबलेट, हाँ लेते हैं, पेन की टैबलेट बहुत नॉर्मल है। डायनापार आती है, और कौन सी आती है, डायनापार सबसे अच्छी टैबलेट होती है, वो खानी चाहिए पेन के लिए। मेफ्टास्पास आती है ना। दर्द कम हो जाता है, ये टिश्यूज को थोड़ा सा, पेन किलर्स क्या करती है, इस दर्द को थोड़ा कम फील होने देती है, बस इतना सा, इतना वो है। लेकिन ज्यादा पेन किलर खाने से लीवर खराब ही होता है, तो ज्यादा पेन किलर्स भी नहीं खानी चाहिए। ओके बच्चों, यस
अमन, इट इज पॉसिबल. 1 egg can be fertilized with 1. हाँ, अगर एक एग को 2-3 स्पर्म ने फर्टाइल कर दिया तो उसी एग से आगे चलकर 2 सैक बन जाएंगे, ट्विंस प्रेगनेंसी हो जाती है. बिल्कुल पॉसिबल है ये, बिल्कुल पॉसिबल है. अब मैं आपको ना एक क्लास के अंदर ना कॉन्स्ट्रक्टिव मेथड्स पढ़ाऊंगी, है ना. उसके लिए मुझे फोटो लानी पड़ेगी. आज मैंने पीपीटी तैयार नहीं की, कभी भी पढ़ा दूंगी. 5-7 मिनट का है, क्योंकि आजकल इनसे क्वेश्चन आने लग गए हैं एनसीईआरटी से ना. कॉपर टी सेल वाला क्वेश्चन आया था ना, कॉपर टी वाला, कॉपर की रोड लगाने वाला. अभी ना कॉन्स्ट्रक्टिव पिल्स के बारे में मुझे थोड़ा सा पढ़ाना है. हालांकि मैं पता कब पढ़ा देती हूँ, केमिस्ट्री में मैं एक चैप्टर करवाती हूँ ड्रग्स के अंदर. मैं वहां पे कॉन्स्ट्रक्टिव पिल्स के बारे में बात करती हूँ, तो वहां पे वो डिस्कस कर लेती हूँ मैं. ठीक है, तो वो वहीं पे पढ़ लेंगे, अलग से क्या पढ़ना. ओके बच्चों, ओके. अच्छा, एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है मैम पीसीओडी क्या होता है. चलो देखो, पीसीओडी में क्या होता है. अगर किसी महिला का मेंस्ट्रुअल साइकिल है इरेगुलर हो गया, यानी कि 3-4 महीने तक उसको पीरियड्स आए ही नहीं. जब 3-4 महीने तक पीरियड्स नहीं आएंगे तो सुनो बच्चा, ये एग तो बन रहा है ना, अंडा तो बनता है. फ्लो नहीं हुआ, अंडा तो बन रहा है. अब ये एग ना पहले महीने का, दूसरे महीने का, तीसरे महीने का ऐसे आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं, क्लस्टर, गांठ सा बना लेते हैं. और इसी को बोलते हैं पॉलीसिस्टेरियन ओवेरी सिंड्रोम. यही होता है पीसीओडी का फुल फॉर्म, है ना. तो जब किसी लड़की के पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं तो वो एग बाहर नहीं निकल पाते, तो वही अंडे अंदर की तरफ जुड़ना, क्लस्टर बनाना शुरू कर देते हैं और उसी को पीसीओडी का नाम देते हैं. अब इस पीसीओडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं बहुत सारे. आपको सही समय पे लड़की का वजन बढ़ना शुरू हो जाता है ना. बालों की ग्रोथ रुक जाती है. डॉक्टर के पास जाना चाहिए. डॉक्टर बोलता है देखिए आपके तो ओवरी में सिस्ट बन गया है. अब इस सिस्ट को या तो डॉक्टर रिमूव करेगा, हटाएगा. बड़ा है तो, छोटा मोटा है तो कुछ दवाइयां आती हैं जो इसे मेल्ट कर देता है, पिघला देता है, और ये पिघला के इसी रास्ते से ऐसे बाहर निकल जाता है. ये पीसीओडी के ट्रीटमेंट्स हैं. ठीक है, ये डॉक्टर जो गायनो होती है, फीमेल डॉक्टर होती है, वही बता पाती है. गायनिकोलॉजिस्ट क्या करता है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर ये जो रिसर्च करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनको हम गायनिकोलॉजिस्ट कहते हैं. वो गायने ही देख पाती है. ओके, ठीक है बच्चों. नहीं, यूट्रस में फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता. नो 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 नो, इट इज नॉट पॉसिबल. यूट्रस में स्पर्म्स थोड़ी ना जाते हैं. स्पर्म्स तो साइड से निकल के फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं. तो यूट्रस में फर्टिलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. ओके, ठीक है बच्चों. चलिए फिर, तो ये आज आपकी क्लास, छोटी सी क्लास थी, ये खत्म हो गया अपना चैप्टर. ये मैं बायोलॉजी वाले पार्ट सेक्शन में डलवा दूंगी. और बस मुझे इसमें कॉन्स्ट्रक्टिव मेथड्स बताने हैं और कॉन्स्ट्रक्टिव ड्रग्स बतानी है. वो मैं ड्रग्स वाले चैप्टर में पढ़ा देती हूँ आपको. सारे ड्रग्स से पढ़ाती हूँ ना वहां पे, तब पढ़ा देती हूँ. ये चैप्टर आपका फिनिश. इससे ज्यादा आपको कभी नहीं पढ़ना. चैप्टर पढ़ना ही नहीं है. इस चैप्टर में एक भी क्वेश्चन नहीं आपको छूटेगा, आप अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो. ये ठीक है बच्चों, अब नया चैप्टर नई क्लास से शुरू करेंगे. आज के लिए